नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के एक गांव की एक ऐसी कहानी की तह तक चलते हैं जो सुनने में तो एक आम घरेलू झगड़े जैसी लगती है, लेकिन जब इसकी परतें खुलती हैं तो एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई साजिश और क्रूरता की तस्वीर सामने आती है। हमारे पास जो स्रोत है वो विश्वासघात और अंगभंग, एक वैवाहिक हत्याकांड नाम की एक रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक सामान्य दिखने वाला रिश्ता इतने भयानक अंजाम तक पहुंच गया है। हम इस कहानी के हर पहलू को टटोलेंगे, रिश्ते की शुरुआत से लेकर साजिश के बनने तक और पुलिस की जांच से लेकर उन मनोवैज्ञानिक वजहों तक जो ऐसे अपराधों के पीछे छिपी होती हैं। और यही बात इस मामले को दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया बाहर की दुनिया से कितनी अलग हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पति पत्नी से। पति दिहाड़ी मजदूरी करता था, पत्नी घर संभालती थी। गांव वालों की नजर में उनका परिवार बिल्कुल आम था। कोई ऐसी बात नहीं जिससे किसी को शक हो के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। और यही सबसे डरावनी बात है ना, कि अपराध की जड़ें अक्सर इस सब कुछ ठीक है वाली जमीन में ही पनपती हैं। समाज के सामने एक चेहरा होता है, एक इमेज होती है जिसे लोग बड़ी मेहनत से बनाए रखते हैं, लेकिन घर के अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग हो सकती है। हाँ, जब तक कोई बड़ी घटना ना हो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ भी यही मुखौटा पहना गया था, लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक घर के अंदर हालात बिगड़ने लगे थे क्योंकि पत्नी का गांव के ही एक दूसरे युवक के साथ रिश्ता बन गया था। अच्छा। और ये कोई मामूली जान पहचान नहीं थी। फोन पर घंटों बातें होना, छिप छिप कर मिलना जुलना, जाहिर है पति को भनक लग गई। और जब उसने टोका टाकी शुरू की, सवाल जवाब किए, तो घर का माहौल बिगड़ने लगा। रोज रोज के झगड़े। यहाँ पर मुझे एक सवाल आता है, ऐसे हालात तो कई रिश्तों में बनते हैं, लेकिन बात हत्या तक कैसे पहुंच गई? सिर्फ तलाक या अलग होना वो एक विकल्प क्यों नहीं था? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब किसी रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो वो अक्सर आग में घी का काम करता है, एक उत्प्रेरक बन जाता है। यहाँ मामला सिर्फ शक या झगड़े का नहीं रहा, ये धोखे और फिर उस धोखे के पकड़े जाने के डर का बन गया। पत्नी और उसके प्रेमी के लिए अब पति सिर्फ एक नाराज इंसान नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते के बीच की सबसे बड़ी रुकावट था। रुकावट? हाँ, और जब कोई इंसान किसी दूसरे को एक व्यक्ति के बजाय एक रुकावट के तौर पर देखने लगता है, तो उसे रास्ते से हटाने का ख्याल वो बहुत खतरनाक शक्ल ले सकता है। मतलब उन्होंने उसे एक इंसान समझना ही बंद कर दिया था। और रिपोर्ट में एक लाइन है जो इस बात को साफ करती है। दोनों ने मिलकर तय किया, अगर ये जिंदा रहा तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये गुस्से में लिया गया कोई फैसला है। ये तो एक बिजनेस डील जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्राइम ऑफ पैशन यानी आवेश में किया गया अपराध नहीं था। नहीं था। आवेश में इंसान हमला करता है, सबूतों की परवाह नहीं करता। यहाँ तो हर चीज नाप तौल कर की गई। ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। वो हत्या से पहले ही हत्या के बाद की दुनिया की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस योजना को थोड़ा और समझते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि इसे कितनी बारीकी से बनाया गया था। इसके 3 मुख्य हिस्से थे, जैसा कि सूत्रों से पता चलता है। पहला, मौत को एक हादसा या गुमशुदगी दिखाना, ताकि हत्या का शक ही पैदा न हो। हाँ, मतलब कहानी पर पहले से नियंत्रण करना। सही है। दूसरा, अगर हत्या का शक हो भी जाए तो लाश को ऐसा बना दो कि कोई उसे पहचान ही ना पाए। और तीसरा, पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी तैयार रखना, ताकि जांच हमेशा गलत दिशा में ही चलती रहे। मुझे सबसे ज्यादा खौफनाक दूसरा पॉइंट लगता है, लाश की पहचान मिटाना। ये सिर्फ हत्या से कहीं ज्यादा क्रूर लगता है। बिल्कुल, यहाँ अपराधी का मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। पहचान मिटाने का मतलब है पीड़ित के अस्तित्व को मिटाना। ये सिर्फ जान लेना नहीं है, ये उस इंसान की कहानी, उसकी यादें, उसके परिवार के लिए एक अंत की संभावना, सब कुछ खत्म कर देने की कोशिश है। जब कोई अपराधी लाश के टुकड़े करता है तो वो असल में पीड़ित को पूरी तरह से अमानवीय बना रहा होता है, उसे एक वस्तु में बदल रहा होता है। और फिर वो रात आई जब इस भयानक योजना को हकीकत में बदला गया। रिपोर्ट में ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये कैसे हुआ, लेकिन बताया गया है कि जब पति बिल्कुल बेबस हालत में था तब उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा है।
योजना के मुताबिक पहचान मिटाने के लिए आरी से शव के टुकड़े किए गए। 1 मिनट रुकते हैं यहाँ पे। जरा सोचिए, उस काम को करने के लिए किस तरह की मानसिक स्थिति की जरूरत होगी। ये एक पल का गुस्सा नहीं है, इसमें वक्त लगता है। ये एक मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस है। ये दिखाता है कि अपराधी अपनी भावनाओं से पूरी तरह कट चुका है। हाँ, और इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने का काम शुरू किया। शव का एक हिस्सा पास के ही एक गांव के नाले में फेंक दिया गया और बाकी हिस्सों को पॉलिथीन की थैलियों में डालकर कहीं दूर पानी में बहा दिया गया। उनकी सोच साफ थी, लाश कभी एक साथ ना मिले, पहचान ना हो और ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, नाले जैसी करीबी जगह क्यों चुनी? क्या ये एक गलती थी या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास? ये अक्सर देखा जाता है। ये घबराहट और आत्मविश्वास का एक अजीब मिश्रण होता है। एक तरफ अपराधी जल्द से जल्द सबूत से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वो कोई नजदीकी जगह चुनता है। दूसरी तरफ उसे लगता है कि वो इतना शातिर है कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उन्हें लगा होगा कि नाले का बहता पानी सबूत को कहीं दूर ले जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और इस हैवानियत के ठीक बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगली सुबह पत्नी तैयार होकर सीधे पुलिस थाने पहुंची, रोते बिलखते हुए। उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस को बताया, साहब, मेरे पति कल घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसने खुद को एक बेबस, दुखी और परेशान पत्नी के तौर पर पेश किया। ये अपराधी के मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे आप एक तरह की कॉग्निटिव डिसोनेंस या दोहरा मापदंड कह सकते हैं। एक तरफ दिमाग ने इतनी बड़ी क्रूरता को अंजाम दिया है और दूसरी तरफ वो दुनिया के सामने एक पीड़ित का किरदार निभा रहा है। ऐसा करने के लिए अपराधी अपने मन में अपने किए गए काम को सही ठहराता है। शायद वो खुद को यकीन दिला रही थी कि मैंने जो किया वो जरूरी था। और अब वो सिर्फ एक लाचार औरत है। हाँ, ये खुद को और दुनिया को धोखा देने का एक बहुत ही जटिल खेल है। और शुरू में उसका ये खेल काम कर गया। पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। वो एक परेशान पत्नी लग रही थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों तक सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा। लेकिन जैसा आपने कहा, अपराधी कहानी पर काबू पा सकता है, हकीकत पर नहीं। और हकीकत जल्दी सामने आने वाली थी। हाँ, क्योंकि भौतिक सबूत अपनी कहानी खुद कहते हैं। आप उन्हें हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद गांव के उसी नाले से एक इंसानी धड़ बरामद हुआ। बस यहीं से पूरा केस पलट गया। अब ये गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक संदिग्ध हत्या का मामला बन चुका था। पुलिस के लिए अब सबसे पहला काम था उस शव के हिस्से की पहचान करना। पुलिस ने तुरंत जांच की दिशा बदली और पत्नी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार माहौल अलग था। पुलिस के सवाल ज्यादा सख्त और सीधे थे और यहीं पर पत्नी की कहानी बिखरने लगी। उसके जवाबों में जमीन आसमान का फर्क था। वो अपनी बताई बातों में उलझ रही थी। एक बात दूसरी बात से मेल नहीं खा रही थी। झूठ का जाल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, खासकर जब आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा हो। प्रशिक्षित जांचकर्ता इन छोटी छोटी गलतियों को तुरंत पकड़ लेते हैं। शरीर की भाषा, आंखों का संपर्क, कहानी में बार बार बदलाव, ये सब कुछ इशारे होते हैं। जब पुलिस का शक गहरा हुआ तब उन्होंने वो कदम उठाया जो आज के जमाने में ऐसे केसों का रुख मोड़ देता है, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा बताएं कि पुलिस इन रिकॉर्ड्स में असल में क्या देखती है। क्या सिर्फ ये कि किसने किसको फोन किया? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। CDR एक टाइमलाइन बनाने में मदद करता है। पुलिस देखती है कि पति के लापता होने से ठीक पहले और ठीक बाद में पत्नी ने किसे और कितनी बार फोन किया। क्या उसने अपने प्रेमी को फोन किया? लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है सेल टावर लोकेशन। CDR से पता चलता है कि उस वक्त वो दोनों कहाँ थे। क्या वो दोनों एक ही जगह पर थे जबकि वो अलग अलग होने का दावा कर रहे थे? वारदात की रात उनके टावर की लोकेशन क्या थी? CDR ने उनकी बनाई हुई झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा की होंगे। और यही हुआ। कॉल रिकॉर्ड्स ने साफ कर दिया कि वारदात की रात और उसके बाद भी पत्नी और उसका प्रेमी लगातार संपर्क में थे। सारे सबूत अब पत्नी के खिलाफ जा रहे थे। जब पुलिस ने इन सबूतों को उसके सामने रखकर सख्ती से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो टूट गई और उसने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे दोनों ने मिलकर योजना बनाई, कैसे पति को मारा और फिर कैसे लाश को ठिकाने लगाया। ये वो पल होता है जब झूठ का बना पूरा ढांचा ढह जाता है। एक बार जब डिजिटल सबूत सामने आ जाते हैं तो अपराधी के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
उसके कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की गंभीर धाराएं लगाई गईं। हमारे सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और दोनों आरोपी इस वक्त जेल में हैं, अपने मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह एक ऐसी कहानी अपने अंजाम तक पहुंची जो एक सामान्य परिवार के पर्दे के पीछे शुरू हुई थी। अब कानून अपना काम करेगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद क्या बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं? पहली बात जो मुझे समझ आती है वो ये नहीं है कि सच छिप नहीं सकता, बल्कि ये है कि आज की तकनीक ने सच को खोजना कितना आसान बना दिया है। एक कॉल रिकॉर्ड ने एक पूरी सोची समझी साजिश को खोल के रख दिया। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तकनीक अब जांच का एक अभिन्न अंग है। दूसरी बात जो ज्यादा मनोवैज्ञानिक है वो है धोखा देने की क्षमता। सिर्फ रिश्ते में धोखा नहीं, बल्कि अपने ही इमोशंस को धोखा देना। हत्या करने के कुछ घंटे बाद ही रोते हुए थाने जाना। ये दिखाता है कि इंसान खुद को किस हद तक यकीन दिला सकता है कि वो सही है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण या अवैध संबंध का मामला नहीं है। इस पूरी कहानी पर गौर करने के बाद एक सवाल मन में उठता है। समाज में अपनी छवि बनाए रखने का दबाव और अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने की चाहत, जब ये दोनों के बीच का तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या वो एक आम इंसान को ऐसी हैवानियत की तरफ धकेल सकता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास दिखने वाले सामान्य चेहरों के पीछे आखिर कौन सी कहानियां और कौन से दबाव पल रहे होते हैं जिनका अंजाम इतना भयानक हो सकता है।